हर साल सरकार एक दस्तावेज लाती है जो हमारे आने वाले कल की एक तस्वीर दिखाता है, यानी बजट। अब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये वो हिसाब है कि हम सबका टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या 2026 का बजट वादों को हकीकत में बदल पाएगा? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। बजट का भाषण सुने तो भविष्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर दिखाई देती है। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड ट्रेनें, एआई लैब्स, सुनकर तो ऐसा लगता है कि भारत बस कल ही एक विकसित देश बनने जा रहा है। विजन तो वाकई कमाल का है। लेकिन देखिए, घोषणाएं तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होती हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा बजट भी रखा गया है? बस यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए उस पहलू से शुरू करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, पर्सनल इनकम टैक्स। तो मुद्दे की बात यह है कि इस बार इतनी उम्मीदों के बावजूद मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में कोई सीधी राहत नहीं थी। टैक्स स्लैब और दरें सब कुछ पहले जैसा ही रहा। राहत मिलना तो दूर की बात है, कुछ मामलों में तो टैक्स का बोझ असल में बढ़ गया। जैसे जो लोग शेयर बाजार के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया है। और इसका असर तुरंत देखने को मिला। शेयर बाजार ने इस पर कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जो बाजार की निराशा को साफ साफ दिखाता है। चलिए अब जरा पर्सनल टैक्स से हटकर देश के लेवल पर आते हैं और सरकार की पूरी आर्थिक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा आता है उधारी से। जी हाँ, सरकार के हर 100 रुपए में से 24 रुपए उधार के होते हैं। उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का। और ये पैसा जाता कहाँ है? यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा, कुल खर्च का 20% सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए जरा, सरकार की कमाई का हर 5वां रुपया किसी विकास के काम पर नहीं, बल्कि पुराने कर्जों का ब्याज भरने में ही खर्च हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां आम लोगों से ज्यादा टैक्स देती थीं, लेकिन अब ये ट्रेंड पूरी तरह से पलट गया है और टैक्स का बोझ आम आदमी पर कहीं ज्यादा आ गया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या बड़ी बड़ी घोषणाओं और जरूरी सेक्टर्स के लिए दिए गए असल पैसे में कोई तालमेल है? शिक्षा के क्षेत्र में तो कई शानदार घोषणाएं हुई। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ये सब सुनने में कितना आधुनिक और अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ जरा हकीकत देखिए। दशकों से एक्सपर्ट्स और सरकार की अपनी नई शिक्षा नीति कहती है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, पर असर में खर्च कितना हो रहा है? 3% से भी कम। ये एक बहुत बड़ा फासला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई वादे हुए, जैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना और खास तरह के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना। और यहाँ भी हमें वही कहानी देखने को मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करें, और भारत का खर्च ये अब भी 2% के आसपास ही अटका हुआ है, यानी जो होना चाहिए उसके आधे से भी कम। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ हाई स्पीड रेल और नए इकोनॉमिक जोन्स की घोषणाएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% की कटौती कर दी गई है। और प्रदूषण नियंत्रण का ये उदाहरण तो इस फासले को और भी साफ कर देता है। सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए 8.58 अरब रुपए दिए, लेकिन खर्च कितने हुए? सिर्फ 160 मिलियन, यानी आवंटित रकम का 2% भी नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ सबसे जरूरी मुद्दों की। रोजगार और भारत भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए कितना तैयार है? रोजगार बनाने के लिए कई योजनाओं की लिस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, स्किलिंग प्रोग्राम है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये ज्यादातर इनडायरेक्ट तरीके हैं। असली चुनौती तो ये है, हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा नौकरी के बाजार में आ रहे हैं। इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए बजट में कोई सीधा और बड़े लेवल का प्रोग्राम नहीं दिखता है। अब एआई की रणनीति में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। जो भी विदेशी कंपनियां यहां डेटा सेंटर्स बनाएंगी, उन्हें 20 साल का लंबा टैक्स हॉलिडे मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है। लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ये एआई के लिए तो जरूरी हैं, पर इनमें बिजली और पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो भारत जैसे देश के लिए, जहां इन चीजों पर पहले से ही इतना दबाव है, इसकी पर्यावरणीय कीमत क्या होगी? तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शहरी विकास, घोषणाएं बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं, लेकिन उनके पीछे जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो अक्सर कमजोर रह जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जब किसी देश का भविष्य बनाने की बात हो तो एक बजट की असली कीमत किसमें है? उन बड़े बड़े विजन में जो वो दिखाता है, या उस हकीकत में जिसे वो सच में फंड करता है?